देवेंद्र, आपको रोक रहे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ गए हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन जारी है दिल्ली में और साथ ही साथ इसका असर भी दिखने लगा है। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित है। शिवराज जी, भारत बंद का ऐलान किया गया है और जो किसान आंदोलन है वो भी दिल्ली में 12 दिन से जारी है। ये जो बातचीत का रास्ता निकला है, क्या आपको लगता है कल एक बार जो फिर से बातचीत होगी उसमें कुछ निर्णय निकलेगा या फिर से जो आंदोलन है बरकरार रहेगा? मुझे पूरा विश्वास है, पूरे देश में अगर आप देखें तो किसान कृषि कानूनों के पक्ष में खड़े हैं जी। हमारे कुछ किसान भाइयों को कुछ शंकाएं हैं, उनकी कुछ आपत्तियां हैं, उनको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार होना चाहिए, तो चर्चा का द्वार खुला हुआ है। लेकिन जहां तक पूरे देश का सवाल है, मैं मध्य प्रदेश की कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की भी कह रहा हूं, किसान कानूनों को किसान अच्छी तरह समझ रहे हैं और इसलिए भारत बंद के पीछे किसानों की अपील के बजाय अब आजकल ये कांग्रेस और बाकी पार्टियां केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। अब ये तीनों किसान कानून किसानों के हित में है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करते हैं किसानों के कल्याण के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं। और इसलिए तीनों किसान कानून में मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसान मंडी चालू रखते हुए, मंडी बंद नहीं कर रहे, मंडी चालू रहेंगी, एमएसपी पर खरीद चालू रहेगी, लेकिन मंडी चालू रखते हुए, एमएसपी पर खरीद जारी रखते हुए अगर मंडी के बाहर भी किसी किसान को ठीक दाम मिले, अपने खेत में ठीक दाम मिलते हैं, अपने घर पर ठीक दाम मिलते हैं, कोई प्राइवेट मंडी में ठीक दाम मिलते हैं, तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? अरे प्रतिस्पर्धा होने दीजिए ना, मंडी भी ठीक से चलाइए। लेकिन कोई मंडी के बाहर अच्छे दाम दे के खरीदता है और किसान को अच्छे दाम मिलते हैं, तो प्रतिस्पर्धा होने दीजिए, किसान को ठीक दाम मिलेंगे, इसमें आपत्ति क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग की बात हो रही है, कोई बोते समय किसान को तय कर दे कि मैं 4,000 रुपये क्विंटल खरीदूंगा सोयाबीन और किसान को लगता है कि इससे उसको फायदा होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? और तब जब अगर रेट बढ़ जाए 4,000 के 6,000 हो जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये क्लाज भी है कि उससे किसान बाहर निकल सकता है। आपत्ति का कोई कारण नहीं है और इसलिए ये तीनों कानून किसान के हित में है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरगामी हित को देख के ये कदम उठाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने कोरोना काल में कांग्रेस के लोगों से ही मैं पूछना चाहता हूँ, जो आंदोलन जो भारत बंद के लिए राजनीतिक सियासी दल घूम रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 4.2 लाख करोड़ रुपया 3 करोड़ किसानों को रियायती ऋण के रूप में दिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। पीएम किसान योजना में 94,000 करोड़ रुपया 14 करोड़ किसानों के खाते में पूरे देश में डाले, मध्य प्रदेश में भी डाले। और ये कांग्रेस बात करती है, इसने तो किसान सम्मान निधि की पूरी सूची नहीं भेजी थी जब कांग्रेस की यहाँ सरकार हुआ करती थी प्रधानमंत्री जी को, और इसलिए उनके खाते में पैसा नहीं डल सका था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो किसानों की फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया जो प्रीमियम के रूप में राज्य शासन को जमा करने थे नहीं किए, मैंने मुख्यमंत्री बनते ही जमा किए और 3,100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाले। तो इसके बाद सर एक चीज आप तो समझना चाहेंगे कि फसल के 4,688 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में डाले। ये कांग्रेस तो केवल नाटक कर रही है, खुद कुछ काम किया नहीं और उस एक्ट का विरोध कर रही है जिसको लागू करने की सिफारिश स्वयं श्री शरद पवार जी ने, जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मैडम सोनिया गांधी जी, आपसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब आपके कृषि मंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं शिवराज सिंह चौहान को, शरद पवार जी, माय डियर शिवराज सिंह जी, और इसमें मैं पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ रहा, केवल 2 लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देयर इज ए नीड टू अमेंड the present APMC Act on the lines of the Model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers
एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। ये चिट्ठी शरद पवार लिखते हैं, क्या सोनिया गांधी जी से पूछ कर नहीं लिखी थी? क्या मनमोहन सिंह जी नहीं जानते थे? मनमोहन सिंह जी स्वयं कई बार वकालत कर चुके थे कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए। आज उसी का विरोध कर रहे हैं जिसके सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, प्रतिबद्ध थे और जो इन्हें बनाया था बार बार आग्रह करते थे जी। ये एक कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का दोगलापन उजागर करना चाहता हूँ, पाखंड उजागर करना चाहता हूँ। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में इनने साफ लिखा था कि कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतरराज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। अब बताए कांग्रेस, ये उनके मैनिफेस्टो में 2019 के लिखा हुआ है और इस मैनिफेस्टो में ये वादा भी किया था असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ईसीए 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसको भी उनके मैनिफेस्टो में 18 नंबर पेज पे देखा जा सकता है। ये पाखंड नहीं तो क्या है कांग्रेस का? और इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टियां जो मैदान में मुकाबला नहीं कर पाती, वो किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसानों के लिए सरकार के दिल के द्वार भी खुले हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे जिनके मन में शंका है। मैंने बताया पूरे देश में शंका है ही नहीं, जिनके मन में शंका है उस शंका का समाधान किया जाएगा। कोई समस्या है तो उसके हल का भी रास्ता निकाला जाएगा। और सर दो चीज़ है, एक बात तो ये कि जो आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ यूपीए सरकार ने ही शुरू किया था, तो ऐसी स्थिति में हमने इंडिया टीवी पे रिपोर्ट भी दिखाई थी कि बहुत सारे किसान कैसे खुश हैं इन कानूनों को लेके। तो उन किसानों को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि ये यूपीए सरकार का आइडिया था, यूपीए सरकार का कंसेप्ट था, जिसके चलते ये उन्हें बेहतरी या फ़ायदा मिल रहा है, ना कि मोदी सरकार का। और दूसरी चीज़ की MSP को लीगल राइट क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये ज़रा किसान समझना चाहेंगे। देखिए, एक बार नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है, मैं आश्वस्त कर रहा हूं, भाजपा आश्वस्त कर रही है कि MSP पर खरीद जारी रहेगी, MSP बंद नहीं होगी। इसी साल MSP को 6 जो फसलें थी उस पर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है। और MSP पर खरीद की अगर आप तुलना करें तो यूपीए के राज में 2009 से 14 तक 2,06,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा था, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में 4,95,000 करोड़ का धान 4,95,000 करोड़ का धान खरीदा गया। गेहूं यूपीए के समय 5 साल में 1,68,000 करोड़ रुपए का खरीदा गया था। एनडीए ने 2,97,000 करोड़ का खरीदा। दलहन यूपीए की सरकार ने केवल 645 करोड़ रुपए का खरीदा था। एनडीए की सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए का खरीदा। तिलहन और कोपरा यूपीए की सरकार ने 2,460 करोड़ रुपए का खरीदा था जी। एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का खरीदा। यूपी के समय खरीदी होती ही नहीं थी। सर वो ठीक है, लेकिन लीगल राइट क्यों नहीं हो सकता, ये अगर किसान समझना चाहेंगे तो, क्योंकि आप खेती किसानी समझते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि MSP लीगल राइट क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कि खरीद जारी रहेगी। एक्ट में इसको और कुछ करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार आश्वस्त कर रही है और सरकार खरीदी लगातार जारी रखे हुए हैं। अभी धान की खरीदी पूरे देश में चल रही है। मध्य प्रदेश में हमने अभी सरसों खरीदी है, बाजरा खरीदा है। खरीदी पर किसी भी प्रश्न चिन्ह को लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम प्रतिबद्ध हैं। जी शिवराज जी, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि आप बतौर मुख्यमंत्री हैं, आप इसका जवाब दे पाएंगे और सही चीज़ बता पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और देश के दूसरे हिस्सों में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, जिसमें पंजाब भी एक स्टेट है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। किसानों का कहना है कि अगर इस कानून के जरिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें उनकी जमीन चली जाएगी। आप मुझे बताइए कि किसान इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, या फिर क्या उनको गुमराह किया गया है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें तो जमीन नहीं जाती है किसानों की, तो पहले जो कानून आ रहा है उसमें भी सब कुछ वैसा ही रहेगा? क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप लोग समझा नहीं पा रहे किसान को? देखिए, कोई भी ताकत दुनिया की किसान की जमीन नहीं छीन सकती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल प्रावधान यही है कि साल के प्रारंभ में वो रेट तय करके कि फसल बोते समय
वो रेट तय करेगा और बाद में जो रेट तय होगा उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसने की है खरीदेगा। इसमें जमीन उसकी हो जाएगी, इसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये भी फैलाया गया भ्रम है जो लोगों के, ज्यादा लोगों के दिमाग में नहीं है, लेकिन जहां है वहां इसका भी समाधान करेंगे, इसको समझाएंगे। कौन कौन किसान की जमीन छीन सकता है, कौन ले जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात प्रश्न पैदा नहीं होता। और दूसरी बात जो मंडी को लेकर है, एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में अगर 18, महाराष्ट्र में सरकार तो अभी कांग्रेस और एनसीपी की है, वहां पर सरकार है, शिवसेना की सरकार है, और इनके ही राज में कांग्रेस की सरकार के दौरान वहां पर 18 मंडियां खोली गई थी प्राइवेट। ये बात जब कांग्रेस ने समझा दिया वहां के लोगों को, ये बात आप लोग दूसरे लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? दूसरे किसानों को, पंजाब के किसानों को जहां पर कांग्रेस की सरकार है। देखिए, हम करें तो पुण्य और तुम करो तो पाप, वो करे तो अच्छा है। शिवसेना भी समर्थन में थी एपीएमसी मॉडल एक्ट के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब किसी को पाखंड करना और भ्रम फैलाना हो तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि ये पाखंडी है, ये देश में अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। मोदी जी के सामने कोई कहीं टिकता नहीं है और इसलिए भ्रम फैलाओ, गलतफहमियां पैदा करो और कैसे भी देश में आग लगाओ, ये इनका एजेंडा हो गया है। लेकिन पूरे देश के किसान ने ये समझ लिया है। मैंने फिर बार बार कहा कि आंदोलन पूरे देश में नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, जहां है उन किसानों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चर्चा करके उनकी आशंकाओं को निर्मूल साबित करेंगे और कोई मुद्दा आएगा तो उसमें भी रास्ता निकालें। अच्छा शिवराज जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिस तरह से वो इसमें कूदी है, आपकी सरकार का कहना है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा देवेंद्र ने भी बताया कि एक जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें मांग की जा रही है कि जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनको भी छोड़ा जाए। तो क्या ये प्योरली फार्मर्स जो है यानी किसानों का आंदोलन है कि या पॉलिटिकल पार्टीज या कोई सिंडिकेट है जो इसमें काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? देखो, ये आंदोलन का अपहरण कर रहे हैं। किसानों ने खुद कहा कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं, लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरन आंदोलन में घुस जाओ और आंदोलन को हिंसक बना दो, बाकी मुद्दे जोड़ लो, आग लगाने की कोशिश करो। कई ऐसे लोग जिनका खेती किसानी से कोई संबंध ही नहीं है, जिनका कृषि कानूनों से कोई संबंध नहीं है, वो आंदोलन में कूद रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए। अब इन तत्वों का किसान हित से कोई लेना देना ही नहीं है और ना इन राजनीतिक दलों का जो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। किसानों ने कब कहा कि आप हमारे समर्थन करने के लिए आइए, लेकिन कोई मौका मिल जाए तो मोदी सरकार के खिलाफ वातावरण पैदा करें असंतोष का और उस आड़ में बाकी मुद्दों को भी उछाल दें। और इसलिए इन लोगों की नीयत और इरादे ठीक नहीं है। देश इनको समझ रहा है, किसान भी इनको समझ रहे हैं। देवेंद्र, आपका सवाल। वैसे किसान जो कि बहुत निटी-ग्रिटी नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर उन किसान ये जानना चाहें कि ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये उनके खेती के जीवन में कैसे बेहतर तस्वीर बना पाएंगे, स्पेसिफिक अगर आप बता पाएं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये किसान फायदेमंद किस लिहाज से हैं, अगर सरकार ऐसा मान रही है तो। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में, पहला कानून कि मंडी के बाहर भी वो अपने कृषि उत्पाद को बेच सकेंगे। अब मंडी में मैं तो एक बात और कहता हूँ, कई छोटे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली ट्रक में भर के लाने लायक उनके पास उत्पाद पैदा ही नहीं होता। उनके घर अगर कोई व्यापारी आके ठीक दाम दे के अगर उसकी फसल खरीद रहा है तो पहले तो उसको इजाज़त ही नहीं थी कि वो मंडी के बाहर बेच सके। वो मंडी के बाहर बेच सकता है। नंबर 1, कोई फूड प्रोसेसर को, एक्सपोर्टर को बेच सकता है। कोई प्राइवेट मंडी अगर है कहीं वहाँ बेच सकता है। मंडी मध्य प्रदेश पे भी हमने मंडी शुल्क और कम कर दिया, 50 पैसे कर दिया। मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। अगर मंडी भी ठीक चलती है और प्राइवेट कोई खरीददार व्यापारी लाइसेंस लेकर खरीदने की कोशिश करता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को बेहतर दाम मिलेंगे। ये एकाधिकार मंडियों का ही क्यों रहना चाहिए? मंडी रहना चाहिए, लेकिन एकाधिकार क्यों रहे? जब ये प्रतिस्पर्धा होगी तो किसान को ठीक दाम मिलेगा। मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहता हूँ। एमएसपी पे खरीद जारी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एमएसपी पे कितने किसान फसल बेच पाते हैं? हमारे यहाँ 80 लाख किसान हैं, 13-14 लाख किसान एमएसपी पे बेचने आते हैं। बाकी किसान इसलिए नहीं आ पाते कि उनके पास इतना पैदा ही नहीं होता कि वो मंडी एमएसपी पे बेचे।
अपने घर खर्च में ही खत्म हो जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना बनाई, सम्मान निधि बनाई और किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले। मध्य प्रदेश ने उसमें 4,000 रुपया और जोड़ दिए। अब एक छोटे किसान को 10,000 रुपया खाते में सीधे जा रहे हैं तो उसको फायदा है। 10,000 रुपया उसके काफी काम के हैं। ऐसे कई कदम भी उठाए गए। प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेगा तो निश्चित तौर पर जब प्रतिस्पर्धा होगी तो किसान को रेट ठीक मिलेगा। घर बैठे ठीक मिलेगा। जो बात आप मंडी में इस वक्त समझा रहे हैं वही बात अगर किसानों को समझा दिया जाए, देवेंद्र वक्त कम है हमारे पास, वो मुक्त होगा। और मंडी अगर अपनी जी आप बात पूरी कर लें सर। मंडी अगर व्यवस्था ठीक करती है तो मंडी में जाके बेचेगा। दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसके बारे में मैंने कहा कि बोते समय ही अगर उसको ठीक दाम देते हैं और उसको लगता है कि इसमें मेरा फायदा है तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। तब जब उसका अगर रेट बढ़ जाते हैं तो सर आपने बहुत ही फार्मिंग में भी ऐसा प्रोजेक्ट उससे सरल शब्दों में आपने समझाया कि इन कानून का फायदा किसानों को कैसे मिलेगा। क्षण में कह के जी स्टॉक इसका फायदा किसानों को कैसे मिलेगा, एक बार फिर से दोहराइए। जी सर, वक्त हमारे पास कम था लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने बहुत सरल शब्दों में अच्छी तरह समझा दिया कि आखिरकार इस कानूनों से क्या फायदा मिलने जा रहा है किसानों को। लेकिन जरूरत है कि जब किसान बात करने आए सरकार से कल, तब वो बात समझें और सरकार उनको समझा पाए, तभी ये गतिरोध खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवराज जी। देवेंद्र आपका भी शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जो भारत बंद है उसकी कुछ नई तस्वीरें आ रही वो दिखाएंगे।